This is a very special day for Gulzar Saab, for Penguin Spring Fever Festival, and for Delhi. Now, can any of you guess why? First of all, naturally, because all of you are here. And believe it or not, Gulzar Saab is actually a Delhi boy. This is where he was brought up and spent much of his youth and life. So I'm going to start. The title is Kitabe. And all his life has been deeply rooted in books, through poetry, through songs, through screenplays, short stories. Everything comes back to books. पहला सवाल ये है गुलजार साहब, दिल्ली में आपकी परवरिश हुई, आप छोटे थे जब यहाँ आए, पुरानी दिल्ली में, वहाँ सब्जी मंडी के पास कितनी उम्र थी आपकी और सबसे पहले किताबें आपने क्या पढ़ी? The first books you remember ever actually leafing through. मैं अपना अमाल नामा बताने से कि मैंने क्या क्या कर्म किए हैं, तो कर्म बताने से पहले मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं. बिग थैंक्स टू पेंगुइन, उदयन एंड द एंटायर टीम ऑफ उदयन. थोड़ा सा शुक्रमंद पब्लिशर का रहना भी चाहिए, क्योंकि किताबें अभी भी मैं लिख रहा हूँ, शायद फिर आना पड़े किताब लेके. तो पब्लिश तो खुश रखना चाहिए अपने पब्लिशर्स को. शुरू से एक किताब से लगाव बहुत हुआ, किताब का एक पैशन हो गया था, और उसकी वजह कोई इल्म हासिल करना या पढ़ना या सीखना ये बिल्कुल नहीं था. कोई ऐसी नीयत नहीं थी मेरी कि मैं पढ़ के कुछ सीख लूँ और ये सब, सिर्फ किताब पढ़ना. वजह ये थी कि मैं, हमारे फैमिली का जैसा सेटअप था, तो मुझे रात को खाना वाना खाने के बाद दुकान पे जाके सोना पड़ता था, यहीं सब्जी मंडी दिल्ली. और दुकान पे अब उस उम्र में जाके, और वहाँ बिजली भी नहीं थी, तो एक चिमनी वाली लालटेन थी, तो मैं उसके साथ, अब इतनी जल्दी जाके आदमी कैसे सो जाए बताइए. और ना वो गुल्ली डंडा खेलने का वक्त है, ना वो क्रिकेट खेलने का वक्त है, ना पिट्टू खेल सकते हैं उस वक्त रात को, क्या करे कोई. तो मैं वहाँ रिफ्यूजीज जो उस ज़माने में दी ऑलमोस्ट द एंटायर दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली, पूरे का पूरा एक रिफ्यूजी कैंप की शक्ल बनी हुई थी, जिस तरह से फुटपाथ्स पर और स्कूलों में, स्कूल बंद हो गए थे बल्कि, और जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली उन्होंने पनाह ली. रोशनारा बाग उस तरफ था, वहाँ भी ये हाल था. तो वहाँ एक वो स्ट्रगल देखी कि अगर ख़ुद को इस्टेब्लिश करना है, ख़ुद को कायम करना है, तो उसके पीछे सिर्फ ख़ुद को कायम करना नहीं, जहाँ से छोड़ के आए हैं उस बंटवारे के बाद, तो ख़ुद को कायम करने का मतलब आपका नया मुल्क कायम करना है, अपने देश को कायम करना है. वो कहीं एक जज्बा उसके पीछे था, जहाँ से ये सारा शुरू हुआ. उस बांकड़े में, एक शरणार्थी के बांकड़े में जो अखबारें बेचता था, उसने एक बड़ा खूबसूरत तरीका लगाया हुआ था कि किताबें, पुरानी किताबें भी जमा कर ली थी, नई किताबें भी कहीं से लाता होगा, कहीं से कैसे करता होगा, पता नहीं उसका पीछे क्या पेशा था. वो किताबें किराए पे देता था, और ये था कि हफ्ते की चवन्नी दो और किताब, जितनी किताबें पढ़ सकते हो ले जाओ. मैं जाके वहाँ कुछ इस तरह की किताबें ढूंढता था. अब आप लोगों को बड़ी मायूसी होगी इस बात से कि कुछ जासूसी नावल, कुछ थ्रिलर्स, सुल्ताना डाकू के किस्से, बहराम का छुरा, बहराम का किला, और इस तरह की किताबें, कुछ जादुई, कुछ तिलिस्मी, जिन्हें कहा करते तिलिस्मी कहानियाँ, और डायन की और चुड़ैलों की. तो वो, लेकिन उनमें एक लपक ये ज़रूर थी, एक लपेट लेती थी वो किताबें आपको. और रात भर वो जासूस की, जब तक आखिरी बात खुले नहीं उस जादू की, तो आप किताब कैसे छोड़ दें. तो रात फिर मैं वो किताब ख़त्म कर लेता था, अगले दिन फिर उसके बाद पहुँच जाता, किताब दूसरी दे दो.
तो कुछ हफ्ते तो 2-4 हफ्ते तो गुजरे, लेकिन वो कोई परेशान हो गया। हाँ, और तू करदा की है, पढ़ना किताबा क्या मैं तोल के ले आंदा वापस। पढ़ता भी है, यूं ही लेके आता है, वजन देख के ले गया, वजन देख के वापस ले आया। नहीं है और किताब नहीं, 4 आने में कितनी किताबें दूंगा मैं। हाँ, एंड देन उसने ऊपर से हाथ डाला, ऊपर के रैक्स में कुछ किताबें थी, वहां से एक किताब निकाल के मुझे दी, और और कोई नहीं, ले जा। वो किताब मैं लेके आ गया। उर्दू में टैगोर की नज़मों का तर्जुमा था, उसका नाम था गार्डनर, और उर्दू में गार्डनर लिखा हुआ। वो किताब मुझे कहीं लग गई और चिपक गई। उसके बाद दूसरे दिन गया मैं, तो वो किताब रख गया, मैं कब वो मैं पीछे रह गई, दूसरी दिन ले गया, तो उसने फिर वही किया, ऊपर से किताब दे दी, और मैं उस डिज़ाइन की किताबें देखने लग गया। कोई शख्स अच्छा लिटरेचर, और बंगाल का लिटरेचर खासतौर पे तर्जुमा करके, वो एक सीरीज चल रही थी, कोई निकाल रहा था, मैं वो किताबें देखने लग गया। I think that was an important, a very important turning point of my life. वो एक जिंदगी का बड़ा मोड़ था। देखिए, हर एक किताब की एक एक सतह आपकी उम्र के साथ खुलती है। कोई किताब एक बार पूरे सफ़े में नहीं खुल जाती। मुझे क्या उस वक्त कभी नहीं ख्याल आया, आज कभी कभी मैं मुड़ के देखता हूँ तो सोचता हूँ, क्या उस आदमी को, वो फरिश्ता था जिसने उसने पाकिस्तान से बंटवारा हुआ भेजा था, वो किताब जिस वक्त दे रहा था, क्या उसे मालूम था कि मेरी जिंदगी किस तरह मोड़ रहा है। और किताबें, जैसे मैं कहूँ, और बहुत सी किताबें हैं। टैगोर की पहली सतह उसकी लय थी, वो लय और वो जो बात कर रहा था, उतनी उम्र तक जो समझ में आती थी, वो कहीं मैं उस तमाम चारों तरफ फैली हुई ट्रेजेडी के साथ उसे रिलेट कर सकता था। एंड आई फाउंड माई सेल्फ वेरी क्लोज टू शरद चंद्र इन दैट वेरी पीरियड। तो वो कहीं आपके अपने माहौल में जुड़ जाती हैं। मैं मतलब ये कहिए कि ईदगाह, मैं उस दौर में मुंशी प्रेमचंद को भी पढ़ गया, कृष्णचंद्र को भी पढ़ गया, जो कुछ समय में नहीं आया था। कृष्णचंद्र को पढ़ते 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 मेरा ख्याल है 20 साल के बाद पूरा समय में all in Urdu translation. सारा उर्दू में, क्योंकि उर्दू ही जबान थी पंजाब की। ये हम इस उम्र के तज्जिए हैं, तज्जिए कहते हैं एनालिसिस को, उस उम्र में नहीं है। उस उम्र में आपको लोनलीनेस भी नहीं पता होती थी क्या है। You don't even know what is loneliness. अब ये जरूर है कि तंग आए हो, अकेले हैं, पढ़ना है, कोई नहीं, और किताब ले लो, ये पढ़ लो। अच्छा, वो जासूसी वाली कहानी आपको दिमाग बांध देगी, आपको इधर उधर सोचने नहीं देगी। मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ओ पाइया जी की हाल है जड़े गए ने, है ना, किसी पाइया जी का ख्याल नहीं आता था। ये हुआ कि सबसे पहला स्टेप तो ये हो कि किताबों ने मुझे ट्रेन किया कि तुम पढ़ो और बिजी रहो। ये वक्त काटने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है, तुम्हारे बस में जो है इससे बेहतर रहना। लेकिन जैसे अब वो सारी उसी उम्र की ग्रोथ है, कोई सारा सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता, एक साल में नहीं हो जाता, एक हफ्ते में नहीं हो जाता। लेकिन इसी में से एक और दौर निकला कि स्कूल में लुड्डो कैसल रोड पे दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल अब भी वहीं है। जी हाँ, इससे पहले मैं रोशनारा बाग के सामने एमबी मिडिल स्कूल में था, वहाँ पे हमने उर्दू की मश्क वहाँ पे भी हुई थी। अब एमबी मिडिल स्कूल बड़े प्राउड महसूस करते थे, बड़े अंग्रेजी में बोल के एमबी मिडिल स्कूल के हैं। हाँ, वो बाद में पता चला कि वो म्यूनिसिपल बोर्ड मिडिल स्कूल है। वो बाद में समझ में आया, देखो पूरा वो भी नहीं समझ में आता था उसको। अब वहाँ से दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल में वहाँ डाल दिया वालिद साहब ने,
पढ़ाई बेहतर हो गई चौथी जमात के बाद। वहाँ बैतबाजी एक और चीज़ सी जो सीखी हमारे मौलवी साहब से। मेरे मौलवी साहब का नाम मुजीबुर रहमान था, जिनसे हम पढ़ते थे, जो चचा गालिब कह के गालिब का नाम लेते थे, चचा गालिब के शेर और सुनाते थे। क्या बात। और वो क्लासरूम को बस ऐसे ही डिवाइड कर देते थे, जैसे मैं यहाँ से चल गया, इधर के लोग आप बैतबाजी कीजिए, इधर से बैतबाजी। अंताक्षरी को बैतबाजी कहते हैं, जिसे आप अंताक्षरी कहते हैं। तो मेरी ऑपोजिशन में एक लड़का था, अकबर रशीद उनका नाम। उन्हें शेर बहुत याद रहते थे, मतलब उनकी मेमोरी कुछ कमाल ही की थी। वो अच्छा शेर पढ़ लें तो फौरन याद हो जाता था उस लड़के को। वैसी मेमोरी है, इतनी ग्रेट, लाइक जावेद साहब, लाइक जावेद अख्तर। मेरा ख्याल है कई लाख शेर याद है उन्हें। उनकी याददाश्त बहुत ग्रेट है, बहुत कमाल है। अकबर रशीद को शेर याद हो जाते थे, मुझे ज़रा से चिड़ होती थी, किताबें तो मैं पढ़ता हूँ तो इसके शेर इसे याद रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान उस तरफ की शायरी की किताबों की तरफ गया, फिर वो वहाँ से ढूंढने लगे। फिर किताबें जो थी स्कूल में भी, तो उन पे पे से, ज से, जैसे जीन कहते थे हम, मतलब जैसे, और ट से, स से, इस तरह से वो शेर याद रटने लग गए, बिल्कुल बिल्कुल रटे हुए। और कई बार उसमें बेईमानी करते थे हम के, लेकिन उसमें शेर बहुत याद हुआ। मुझे वो शेर जो रटे हुए थे उनके मतलब भी नहीं आते थे, लेकिन धीरे 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 जब वो समझ आने लगे तो उनका चूरा अंदर रह गया। This is the power of language. That's how you learn. That's how the learning starts. उसके बाद किताब सिर्फ किताब नहीं थी, सिर्फ अल्फाज नहीं थे, सिर्फ शब्द नहीं थे। फिर उसके बाद उन सेंटेंसेस के माने समझ में आने लग गए। ये है कि जब आपने तुकबंदी कर ली, तुकबंदी के बाद कहीं ना कहीं आप कभी कुछ काफिया कहीं मिला के बात करने को जी तो जाता है ना। अगर बड़े भाई ने पिटाई कर दी तो उनके खिलाफ एक शेर बना लिया, ये उनको मैंने लिख, अगर कह नहीं सकता उनके सामने तो मैं कागज पे लिख के भेज दूंगा, उनकी किताब के ऊपर रख दूंगा। दुकान ते टोपियां थैले दी दुकान सदर बाजार, जिथे जाके बैठना हुंदा सी। पंजाबी समझ रहे ना आप सच्ची? ये पंजाबियों का टोपियां थैले की दुकान थी सदर बाजार में, वहाँ पे जाके बैठते थे, स्कूल से आके, स्कूल से फिर घर चले जाते थे। फिर शाम को घर पे खाना वाना खा के फिर वहीं वो दुकान जो सब्जी मंडी की, जो एक्चुअली स्टोर रूम था, जिसे हम कहते दुकान ही थे, और फिर वहाँ पे सो जाना। तो एक तरह से जद्दोजहद तो थी अपने साथ, अपने वक्त के साथ और हालात के साथ, और वो चल रही थी। लेकिन आप उसका क्योंकि एनालिसिस, तज्जिया नहीं कर पाते या उसका विश्लेषण नहीं कर पाते, तो वो बात उस अकल तक आने तक फिर आदमी उनके सोल्यूशन ढूंढता है, तो उस वक्त तक आदमी सहता रहता है। तो इस दौरान में अब ये कि गुरुद्वारे में कवि दरबार बड़े एक्साइटिंग लगते थे। गुरुद्वारे में जब कवि दरबार होते थे तो और वो जब किसी नज्म पे या किसी बंद पे, क्योंकि गज़ल तो नहीं थी कौम की, शेर पे, किसी बंद पे, किसी नज्म पे जब वाहवा शुरू होती थी तो यू वांट टू बी देयर इन दैट प्लेस जहाँ से वो पढ़ रहा है, कि ऐसी कभी हमें भी कोई बात तो मिले ना, क्योंकि वरना यही करेंगे, टोपियां थैले बेचते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अर्ज पकती है। कई बार जो मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि आपके अंदर वो जो भड़ास जमा होती है ना स्ट्रगल में, वो उस आग पे रखे पतीले की तरह है। पतीला जिसमें पानी उबल रहा है, जिसके ऊपर एक ढक्कन है, और वो जब भाप बढ़ने लगती है तो वो उसका ऊपर का ढक्कन खड़खड़ाने लगता है। तो मैं जब खड़खड़ाने लगा तो मुझे भाप को बाहर निकलना था। Beautiful image. एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, और फिर वो अपनी बात अंदर की भड़ास कहने का मौका मिलता है। But सिक्का साहब से उस दिन बात हो रही थी, जिक्र हो रहा था, उन्हें मैं बता रहा था कि मैंने कैसे अब इस लेवल पे आके कॉन्शियसली कैसे देखा था ये मेरा हिंदुस्तान है ना।
उस वक्त ये मेरा हिंदुस्तान नहीं, तो आपके अगले स्टेप की फिक्र है, अगला कदम यहाँ पड़ रहा है। और जो हमारे हमारे घर के हालात थे कि मेरे अब्बू, पिताजी, पापा जी, लेकिन मैं उनको रेफर करते हो अब्बू कहते हो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे दोस्त, मेरे मुसलमान दोस्त, उनके घरों में अब्बू जी कहते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उनको जब भी रेफर करता हूँ अपने पोइम्स में तो अब्बू जी कहता हूँ। जो जो रिश्तेदार जिस कैंप में मिला उसको घर ले आया। कैंपों में घूमते रहते थे जाके, और कोई वाकिफ मिल जाए, किसी का पता करना, उसका कोई शायद किसी तरह मालूम हो जाए, कोई मिल गया तो किसी से बहुत दिल पे लग गई तो उसको उठा के ले आए। तो घर पूरा हमारा एक कैंप था, एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज, और मुश्किल बहुत ज़्यादा। तो उन हालात में मैं सेंट स्टीफन्स में पढ़ रहा था, बस इन बिटवीन मिडल ऑफ द टर्म मेरे बड़े भाई मुंबई ऑलरेडी बिजनेस में इस्टेब्लिश हो गए थे, वहाँ पे कर रहे, तो उन्होंने मुझे उठा के वहाँ भेज दिया। दिस वॉज अपरूटिंग फ्रॉम वेयर आई वॉज। जिन ऑथर्स को पढ़ते थे, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सरदार जाफरी, They were there in flesh and blood इन before you. आप कैन यू इमेजिन कि मैं जिनको आइडियल की तरह पढ़ते थे, इनकी किताबों में अचानक सामने जिंदा जावेद नजर आ जाते हैं। वो बिल्कुल वही हालत होती है जो आपकी होती है, जो फिल्में देखते हैं जिनको, उन एक्टर्स को देख के जो आपका हाल होता है, हमारा हाल वही था। वो उत्साह बढ़ गया लिखने का, पढ़ने का था ही, ये पढ़ने का भी बढ़ा। अ नंबर ऑफ पीपल, उनसे सुन सुन के राह नजर आने लगती है। एंड वो दौर था जिस वक्त आप नौजवान उम्र और कॉलेजेस में जिस तरह की सारी एनर्जी सोसाइटी की, समाज की भरी होती, सारी सोसाइटी अपने पीरियड की वहाँ पे भरी होती है, और बगल में रशियन रेवोल्यूशन की किताब लेके चलना वाज ए फैशन लगता था। हाँ, मार्क्सिस्ट हैं। देखिए ना, मैन लाइक शैलेंद्र, मैन लाइक सलील चौधरी, वो सिर्फ म्यूजिक का हिस्सा नहीं थे, वो देवर इंटेलेक्चुअल्स ऑफ देयर टाइम। सलील चौधरी वाज अ वेरी फाइन पोएट। मेरा ख्याल है बहुत सी नज़में हैं जो हमने आपस में शेयर की हैं कि मैं, उन्होंने एक इमेज सुनाई और कहने लगे इसका हिंदी करो ना तुम, इसका तो कभी गुलजार कहते थे, कभी गुल्लू भी कहते थे, गुल्लू इसका हिंदी बनाओ, तो उनकी नज़में ट्रांसलेट की। बिमलदा तो आपको हमेशा गुल्लू कहते जी, बिमलदा जी, always called you गुल्लू। गुल्लू। तो दैट वाज अनदर फेज ऑफ ट्रेनिंग। एंड पीपीएच की किताबें जो बड़ी सस्ती मिलती थी, People's Publishing पीपल्स House। पब्लिशिंग हाउस, वो, लेकिन गॉड इन टच, कोई भी फाइन आर्ट एक अपने आप में एक शक्ल नहीं रखता, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है। ये भी कि आप अगर सिर्फ राइटर हैं और आप म्यूजिक से कोई लगाव नहीं है, पेंटिंग में दैट्स नॉट माय वर्क, तो देन यू आर लैकिंग समथिंग, देन समथिंग इज मिसिंग। You have to react to a painting, you have to react to music, you have to, and only with all those sensibilities, only then you become a writer. Those, all fine arts keep on working on you, and sometimes consciously, sometimes subconsciously. And उस दौर में Bombay Youth Choir was in a very, very good form, जहाँ सलीला ने जो form किया हुआ था, and that's where I used to meet them. I used to meet शैलेंद्र there, और शैलेंद्र हमें वहाँ भी मिल जाते थे, कोई साहित्यिक, पंजाबी साहित्य सभा एट दैट टाइम, वेयर आई मेट सुखबीर, द फेमस पंजाबी पोएट। I would really remember him with respect and honor, because he is the man who introduced the modern poetry to me. वरना मैं शायद वही गज़ल के और मुस्तवी के और उनके हाथे में रुका रह जाता, लेकिन he introduced Michael Whiskey at that time to me, W.H. Auden, and ये तमाम शायर, उस वक्त सुखबीर introduced me, and that was another way he was ahead, मुझसे सीनियर भी थे। और प्रीत लड़ी at that time from Punjabi magazine was at its climax. Navtej was writing very, very progressive poetry. I was introduced to Bengali poets, जिसमें सुभाष मुखोपाध्याय को मैंने उस दौरान में
उस उम्र में ट्रांसलेट किया। सुभाष मुखोपाध्याय was one of the genius poets of Bengal. It was fascinated with Bengali literature and the language. Language is so infectious कि And completely self-taught. Because जी speaking, आप अगर 10 दिन 15 दिन बंगाल में कलकत्ता में जाके रह लें तो उसके बाद आप हिंदी भी गोल गोल करके बोलेंगे। हाँ, गरम गरम करो, गरम गरम चाय लाओ, आप सीधी गरम नहीं कहेंगे, आप गरम गरम चाय चाहिए, है ना। लेकिन इट इज़ दैट ग्रुप ऑफ माइंड जो आहिस्ता आहिस्ता बंगालियों से जुड़ गया था। उसमें देबू सेन मेरे एक दोस्त जो मेरे साथ, मेरे पास एक कमरा था, 4 बंगला में लिया था, वहाँ पे लिया था, 18 रुपये महीने का किराया देता था कृष्ण चंद्र जी को। कृष्ण चंद्र जी के बंगले के आउट हाउसेस थे वो, ऊपर साहिल उद्यान भी रहते थे। क्या बात, क्या बात। वहीं से वो देबू असिस्टेंट थे विमलदा के। देबू में वो कुछ रंजिश हो गई थी शैलेंद्र और सचिंदा में, ये आप लोग सब जानते हैं, मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, बहुत जगह पढ़ा होगा आपने। लेकिन उसमें देबू ने मेरी शिकायत की शैलेंद्र से, एक गाने नहीं लिखना चाहता, फिल्मों में नहीं जाना चाहता, ये उसको तो विमलदा बुलाने उनके यहाँ गाने के लिए लेके जा रहा हूँ, जाता नहीं। तो शैलेंद्र ने मुझे डांट दिया, थे सीनियर वो भी, वो जी कहना बंद करवा दिया था उन्होंने मुझे, शैलेंद्र जी कहते थे तो पहले, तो उन्हें डांट के भेज दिया, भैया जाते क्यों नहीं हो, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, फिल्मों में सारे अनपढ़ रहते हैं, लोग तरसते हैं बिमल रॉय को असिस्टेंट बनने के लिए, तुम जाते नहीं हो। बहरहाल डर के थोड़ा सा झेप के जी, वो उस वक्त तो बहरहाल रोटी तो किसी तौर कमा खाए मच्छंदर, ग्रेट अब लग रहा है आपको, पता नहीं कितना ग्रेट है, लेकिन उस वक्त ये था कि बस बिमला ने गाने के लिए समझाया था मुझे। देबू बैठे हुए थे और मैं विमला टेबल पे थे, हम दोनों यहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने, देबू ने इंट्रोड्यूस किया कि मैंने आपसे कहा था ही इज़ अ गुड पोइट, ही राइट दैट सॉन्ग। तो विमलदा ने देबू से पूछा था, कहा था भद्रलोक की करे जानबे जे वैष्णव कविता की, अभी उन्होंने बंगला में उससे कहा कि भद्रलोक की करे जानबे, ये शरीफ आदमी को कैसे मालूम पड़ेगा कि वैष्णव कविता होती क्या है, क्योंकि उस गाने में वैष्णव कविता की जरूरत। तो देबू ने कहा कि दादा वो बंगला समझता भी है, बोल भी लेता है। तो जरा सा लाल हो गए थे विमलदा, मुझे क्या है बिल्कुल, ब्लश बिल्कुल लाल सो। तो फिर सिचुएशन समझाई थी, मुझे पूरी डिटेल बताई गई। बहरहाल मैंने वो गाना लिखा, तो गाना पसंद आया सबको, गाना अच्छा हो गया, रिकॉर्डिंग भी हो गई। इस रिकॉर्डिंग का उस वक्त ये टेप जो विच वी टेक सो मच फॉर ग्रांटेड, तो इस तरह के टेप्स नहीं थे उस वक्त। द टेप डिडंट, मैग्नेटिक टेप डिडंट एग्जिस्ट, ये उसके बाद का दौर है। उसमें एक बड़ा ग्रुंडिग लेकर आए थे विमला जर्मनी से, मुझे याद है। लेकिन ये गाना पसंद आया सबको, और विमला को ये भी मालूम था कि ये गाने नहीं लिखना चाहता, वो भी उन्हें बता दिया था, देबू ने सारी बात बता दी थी। पर एक छोटा सा वाक़या याद आ गया ज़रूर, कि गाना प्रिंट करके हम लोग प्रोजेक्टर पे चला के सुना करते थे, और मोहन स्टूडियो में वहाँ के थिएटर में जाके गाना चला के सुना। बड़ा अच्छा लगा सबको, एवरीबडी अप्रिशिएटेड, ही केम आउट। बाहर आए तो अनुराधा की शूटिंग चल रही थी, ऋषिदा, बलराज जी भी थे वहाँ, बेदी साहब भी बैठे हुए थे, तो उनका लंच ब्रेक था। तो बेदी साहब मुझे PWA में देख चुके थे कई बार, तो मुझे देख कर लगा, क्यों भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उर्दू ही में बात की मुझसे। तो मैंने गाना एक लिखा फिल्म के लिए, तो उनका पहला एक्सप्रेशन था, यार तेरा गाना चल ना जाए कहीं, दिस वॉज हिज एक्सप्रेशन।
तो बलराज जी ने पंजाबी में पूछा मुझसे, बेदी साहब गाना चल गया मुंडे दा ते की माड़ है? मैं पंजाबी भी समझता था। मैं रुक गया। तो लेकिन बेदी साहब ने, दो आई जब समझ में आई तो आई डिफर विद दैट इमेज विच ही यूज्ड, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी, एक अगेन दाना आदमी के जहन से निकली हुई बात, तजर्बाकार आदमी कह सकता था। कहेंगे बलराज, अब उस पंजाबी में बता रहे, मैं आपको उर्दू में बता दूं कैसे। सोच के देखो, इस उम्र में ये बड़ा कुछ कर सकता है, लिखता है ये अच्छा, हमने सुना है इसको, और मेरे पास तो गंवाने को कुछ नहीं, ये बहुत कुछ गंवा देगा। सोच के देख ना, जवानी में कोठे पे गया आदमी और वहां पे डिजॉल्व करके देखो कि वहीं पे उसी पे हुक्का भर पेश कर रहा है सबको, सारी अपनी वहीं कट गई। ये उस कोठे पे चला है, ये इंडस्ट्री के फिल्मों के उस कोठे पे आ गया, तो ये उनका। लेकिन मैं उसको इंडस्ट्री को वो नहीं मिसाल दे सकता, लेकिन उनका जो मकसद था कहने का, वो समझ में आया था। वो पता चलता है कि बड़ी हमदर्दी थी, लेकिन इट वॉज अ वेरी अनसेड सॉर्ट ऑफ, या किस तरह से क्या कहूँ, बाएं हाथ से किस हाथ से, लेकिन इट वॉज ए बिग थपकी टू मी कमिंग फ्रॉम राजेंद्र सिंह बेदी, कि लिखता है ये बहुत कुछ यहाँ गवा देगा, इसे अच्छा लिखता है, सुना है इसको, ये खराब करेगा, कि फिल्मों की गायकी में फंस जाओ, फिर तुम यही किया करोगे। मतलब ये कहने का मकसद था। फिल्म इसलिए अवॉइड नहीं कर रहा था कि ये कोई लोअर दर्जे की काम है, उसकी वजह ये नहीं थी, लेकिन मैंने वो पैशन विद द बुक कंटिन्यू। अब भी किताब लिखने का जो जज्बा था ना, या वो किताब का जो शौक था, वो मुझे फिल्मों से दूर रखता था, वो कहते थे, उसकी वजह थी। और जैसे मैंने एक दफ़ा बताया था आपको, एक दफ़ा क्या था, आपको सब कुछ मालूम है कि मैं मोपासा की किताब के ऊपर रबड़ स्टैम्प बना के उस पर लेट लगा के उसको काला करके देखता था किताब पे कि मेरा नाम एज ऑथर कैसा लगे। that keen to become her। और मेरी वो किताब अभी तक है मेरे पास, और मेरी बेटी ने उसके बारे में लिख भी दिया और छाप भी दिया, और किताब में लिखा है पूरा, और तस्वीर उस किताब की भी दी है।